हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे CSI नेट आर्ट्स एंड 2023 जून का क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पहले जो पार्ट बी का 1 से लेकर 25 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका एक सेकेंड पार्ट लाएंगे पार्ट बी का, जो कि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? Osmosis in aquatic organism is processes that involve exchanges of gas। पहले तो आप ये समझो कि ऑस्मोसिस है क्या। ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑस्मोसिस होता है वो मूवमेंट ऑफ वाटर को दर्शाता है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, उसे बोला जाता है ऑस्मोटिक। मतलब जो ऑस्मोसिस बोला जाता है वो क्यों होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस के वजह से। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जैसे कि मान लो मतलब दो कंटेनर है। ठीक है। ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है। कंटेनर नंबर 1 और 2 दे देते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें मान लो मतलब जो वाटर का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। ठीक है। वाटर का प्रोपोर्शन ज़्यादा है और जो सॉल्ट का प्रोपोर्शन, सॉल्ट या कुछ भी मतलब डिजल मटेरियल का जो प्रोपोर्शन कम है, और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है। ये जो वाटर है ये सॉल्टी वाटर है, ये फ्रेश वाटर है। ठीक है। तो ये एक मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसके अंदर है। ठीक है। तो अभी जो मतलब वाटर का डिस्चार्ज होगा कहाँ से कहाँ तक होगा? जहाँ से वाटर ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जहाँ जहाँ पे ज़्यादा होगा, 1 में ज़्यादा है, तो वाटर का मूवमेंट 1 से 2 तक होगा। ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर में बोल रहा हूँ थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द सॉल्ट। ठीक है। सो तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वाटर फ्रॉम लो टू हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे एक और बात आपको याद रखना है कि जो लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाता है, और हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन को दर्शाता है। ठीक है। इसलिए लो टू हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम ऑस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है। और एक मतलब कॉन्सेप्ट आता है, उसे बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? इसका ठीक उल्टा हो जाता है। तो बोलोगे ये कैसे हो सकता है? हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से कम ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ फ्लूइड का मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट होगा। तो ये तो रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब वाटर जो है 2 से 1 तक मूव करेगा, वो कैसे होगा? वो होगा थ्रू द हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑस्मोटिक मतलब प्रेशर ज़्यादा करेंगे। हम कोई एक मतलब मशीन लगा के यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा करेंगे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देंगे डिस्पाइट ऑफ द हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड लो वाटर कंसंट्रेशन। तो वो क्या होगा? वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ तक ट्रांसफर होगा। ठीक है। इसे बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में, रिवर्स ऑस्मोसिस किसमें, ये जो मैकेनिज्म किसमें यूज़ किया जाता है? हमारा जो मतलब प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर होता है घर में, उसमें ये जो वाला मैकेनिज्म किया जाता है। ठीक है। क्योंकि उसमें से क्या होता है कि जो जो प्योर वाटर है वो अपना सारे जो कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह है उसको छोड़ के दूसरी तरफ चला जाएगा, और उसी जो फ्रेश वाटर को हम कलेक्ट करके पीने लायक बना देंगे। ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग ट्रूजिलो में पढ़ सकते हैं। ट्रूजिलो में चैप्टर 5 में ये दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। और ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में फ्लूइड बैलेंस के लिए। मान मान लो कोई भी मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना एक स्पेसिफिक पीएच होता है, एक स्पेसिफिक सैलिनिटी में वो स्टेबल रह सकते हैं। अगर वो हाई सैलिनिटी में चला गया तो वो जो ऑस्मोटिक बैलेंस के थ्रू यहाँ पे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उनका जो सेल वॉल हो गया, टिश्यू हो गया, वैसे काम करेंगे। ठीक है। So the process the osmotic process
प्रोसेस मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस ऑफ ए एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? इन सीज द रूल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन रिलेट टू डेज। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो पिछले पिछले जो वीडियोज है वहाँ पे मैं बताया था जो रूल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वही क्या है, स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि जो प्रोपोर्शन है, मतलब जो हमारा ओशन में जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, लाइक कोई भी एलिमेंट हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, वो सब आपस में एक मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम क्लोरीन इस टू सोडियम इस टू कैल्शियम इस टू एल्यूमिनियम ऐसे करके लेंगे तो ये जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट आएगा। मान लो क्लोरीन इस टू सोडियम हम ले रहे, क्लोरीन इस टू सोडियम हर एक ओशन में कांस्टेंट आएगा। हालांकि सैलिनिटी वेरी कर सकता है, पर उसी हिसाब से क्लोरीन और सोडियम उनका प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन करते हैं, ठीक है। और ये किसके साथ रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सैलिनिटी के साथ। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर फ्रॉम लिमिटेड सेट ऑफ मेजरमेंट। कहने का मतलब क्या है, मान लो हमारा 5 ओशन है, लाइक हमारा जितने भी अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या कुछ कोई भी सी हो गया, हमें वहाँ पे सैलिनिटी मेजर करना है, ठीक है। सैलिनिटी का क्या फॉर्मूला है, क्या मतलब कॉन्सेप्ट है, मतलब कितना एक स्पेसिफिक अमाउंट, मान लो 1 लीटर पानी में कितना डिजोल्व कॉन्स्टिट्यूएंट हमें मिलेगा, वही उसका सैलिनिटी हो गया। अगर ज़्यादा डिजोल्व कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसका सैलिनिटी ज़्यादा है, अगर कम है तो कम सैलिनिटी है। तो हम क्या करेंगे कि कोई सा भी एक वाटर बॉडी में हमें सैलिनिटी मेजर करना है, हम कोई एक को मेजर करेंगे। क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, किसी एक का कॉन्स्टिट्यूएंट हमें कितना है उस ओशन में या उस सी में या उस पॉन्ड में, कुछ भी वाटर बॉडी ले लो, कुछ भी एक्वाटिक पॉन्ड ले लो, कुछ भी ले लो, वहाँ पे हम मेजर करेंगे और तो उसी प्रोपोर्शन में इनका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें एक लिमिटेड एक एलिमेंट का मेजरमेंट लेके पूरा एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना है पता चल जाएगा, ठीक है। वही होता है रूल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वही रूल यूज करके हम ऐसे किया जाता है, ठीक है। और बाकी जो है वाटर मास आइडेंटिफिकेशन, टीएस डायग्राम, प्रेशर डेंसिटी रिलेशनशिप, इनका कोई लेना देना नहीं रूल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के। रूल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि रूल ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो होता है वो स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे। यहाँ पे दिया है ड्यूरिनल टाइड इन ईच टाइडल डे रेफर्स टू डेज। ओके, पहले तो आपको ड्यूरिनल टाइड क्या है वो आपको जानना है, ठीक है। टाइड बहुत टाइप का होता है, जैसे कि ड्यूरिनल टाइड हो गया, सेमी ड्यूरिनल टाइड हो गया, मिक्स्ड टाइड हो गया। ड्यूरिनल टाइड में क्या होता है कि वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड इन इक्वल मैग्नीट्यूड इन ईच एवरी लूनर डे, ठीक है। मतलब ईच लूनर डे का कितना टाइम है, 24 आवर 50 मिनट, ठीक है। लूनर डे का मतलब क्या है, एक जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड एक बार रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगाता है, वही है हमारा लूनर डे, ठीक है। मतलब जैसे कि हमारा जो नॉर्मल डे होता है, हमारा डे नाइट कैसे होता है, हमारा जो अर्थ होता है वो अपने मतलब अपने इर्द गिर्द कितने टाइम में रिवोल्यूट करता है, सॉरी, अपने इर्द गिर्द कितने टाइम मतलब रोटेशन करता है, वही होता है हमारा डे। तो लूनर डे वही होता है कि वो अपने एक्सिस में कितने टाइम में एक बार रोटेट करता है, ठीक है। वो उस टाइम में वो 24 आवर 50 मिनट होता है वन लूनर डे, ठीक है। तो ड्यूरिनल टाइड का सिंपल डेफिनेशन हो गया वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड ऑलमोस्ट सिमिलर मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन ईच लूनर डे। बाकी जो मतलब सेमी ड्यूरिनल, मिक्स टाइड, पैटर्न, ये थोड़ा बहुत आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि ड्यूरिनल टाइड मतलब जो टाइडल पीरियड होता है वो होता है 24 आवर 50 मिनट, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है। सेमी ड्यूरिनल का जो टाइडल पीरियड होता है 12 आवर 25 मिनट। सेमी ड्यूरिनल टाइड क्या हुआ है, सेमी ड्यूरिनल टाइड बोलता है कि टू हाई टाइड एंड टू लाइट टाइड इन
2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड इन ईच लूनर डे, ठीक है। मतलब एक लूनर डे में 2 बार हमें हाई टाइड मिलेगा, 2 बार लो टाइड मिलेगा। एंड टाइडल पीरियड कितना होगा, 12 आवर 25 मिनट। टाइडल पीरियड का मतलब क्या है, वन हाई टाइड से दूसरे हाई टाइड के बीच में जो टाइमिंग है वो बोला जाता है टाइडल पीरियड। वन हाई टाइड या टू सक्सेसिव हाई टाइड या टू सक्सेसिव हाई टाइड के बीच में जो टाइम गैप है उसे ही बोला जाता है टाइडल पीरियड, ठीक है। सो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, टू जी लॉ के चैप्टर 9 में इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन वो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। मतलब CSIR नेट में इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है कि ड्यूरेनल टाइड टाइड में से क्वेश्चन ऐसे ही आता है। आपको चैप्टर 9 आप जो पढ़ोगे तो ये सब पढ़ोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या दिया है, Which one of the following mineral contain potassium? सिंपल है, ये डाटाबेस क्वेश्चन है। चारों का कंपोजिशन आप लोग गूगल करके देख लीजिए। इलाइट में जो है पोटेशियम प्रेजेंट रहता है, बाकी सब में नहीं होता है, ठीक है। बाकी चारों के चारों क्ले मिनरल है, उनका क्या क्या कंपोजिशन है ये थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज ग्रेटेस्ट, ओके। मतलब ये जो चारों ऑप्शन दिया है ये प्रेशर का रेंज दिया है। ये 1010 हेक्टोपास्कल टू 1001 हेक्टोपास्कल, 510 हेक्टोपास्कल टू 501 हेक्टोपास्कल, 1110 110 हेक्टोपास्कल टू 101 10 टू 1। मतलब प्रेशर का एक मतलब रेंज दिया है। बोला गया है ये जो प्रेशर रेंज, कौन से प्रेशर रेंज का थिकनेस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत ये मतलब जानना होगा कि जैसे हम मतलब सरफेस से धीरे धीरे हायर अल्टीट्यूड में जाते हैं, ठीक है। मतलब धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। तो प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, जो एयर के डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर क्या है, कम हो जाता है। जो हम सरफेस के पास क्या है, मोलिकुलर टू मोलिकुल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, डेंसिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आपको एक सेंटेंस याद रखना है कि हायर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर द थिकनेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। So, high pressure atmosphere is due to the higher gas concentration, higher density as intermolecular distance is low, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि थिकनेस किसका सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पे प्रेशर सबसे कम होगा। लो प्रेशर लीड्स टू हायर थिकनेस, क्योंकि जहाँ पे लो प्रेशर होगा हायर अल्टीट्यूड में, जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे क्या हुए, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो वो जो स्पेसिफिक रेंज का हमें थिकनेस मिलेगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम है। तो इन चारों में से सबसे प्रेशर जहाँ पे कम है वो सबसे थिकेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है, तो इसी हिसाब से आंसर हो जाएगा ये। वैसे थोड़ा बहुत आप याद याद रख सकते हैं, ये जो प्रेशर रेंज है वो ये स्ट्रेटोपोज को डिफाइन करता है, ठीक है। ये सब उनके नीचे ये सरफेसियल, देन उसके ऊपर, देन उसके ऊपर, देन उसके ऊपर, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्या दिया है, नेगेटिव जियोथर्मल ग्रेडियंट है ऑब्जर्व्ड ओवर, ठीक है। पहले तो आपको ये जानना है कि जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव जियोथर्मल ग्रेडियंट, नेगेटिव जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। जो पॉजिटिव जियोथर्मल ग्रेडियंट है, मतलब जो नॉर्मल जियोथर्मल ग्रेडियंट का डेफिनेशन क्या है, विथ इंक्रीज इन डेप्थ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। इसे ही बोला जाता है पॉजिटिव जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो नेगेटिव जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या हो गया, विथ इंक्रीज इन डेप्थ टेम्परेचर डिक्रीजेस। ऐसा कौन सा कंडीशन है, हॉटस्पॉट होगा या मिडोसनिक रीज होगा, वोल्कानोज होगा, सबडक्शन जो होगा। हॉटस्पॉट में क्या होगा, हायर वॉल्यूमिनस वोल्कानिज्म होगा, तो डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये पॉजिटिव हो गया। मिडोसनिक रीज भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी वॉल्यूमिनस वोल्कानिज्म होता है, वोल्कानोज में भी पॉजिटिव होगा। तो ये तीनों गलत हो गया। बाकी रहा सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन में हमें नेगेटिव जियोथर्मल ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्लेट सबडक्ट करता है वो क्या करता है कि अपने साथ जो वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो सबडक्ट होता है, इसलिए जब हम डेप्थ में जाएंगे टेम्परेचर थोड़ा
डिक्रीज होता हुआ हमें दिखेगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ सबडक्शन जोन द टेम्परेचर डिक्रीजेस एट सर्टेन रेंज देन अगेन इंक्रीजेस, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सबडक्शन जोन। आप याद रखेंगे सबडक्शन जोन हो गया नेगेटिव जियोथर्मल ग्रेडियंट के एग्जाम्पल। सॉरी। देन क्या दिया है इसमें, दिया है द मोमेंट ऑफ पार्टिकल ऑब्लिक अप एंड of the slope of a beach by the swash and directly down this slope by the bake swash is referred to as dash, okay। यहाँ पे एक श्वास एंड बेक श्वास का कॉन्सेप्ट आता है, आपको ये ओशनोग्राफी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। श्वास क्या होता है, एक एंगल जैसे कि मतलब वेव रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। वेव मतलब जब मतलब बीच में जब टकराता है एक एंगल में आता है और एक एंगल में जाता है। लेट सपोज मान लो ये बीच है, ठीक है, ये बीच है और यहाँ से वेव ऐसे आएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे जाएगा। इसे बोला जाता है श्वास एंड इसे बोला जाता है बेक श्वास। ये अपने साथ कोई मतलब कुछ सेडिमेंट, ये जो करंट के साथ सेडिमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से, मतलब कहने का मतलब जो नेट ट्रांसपोर्ट होगा वो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। जो नेट ट्रांसफर ऑफ सेडिमेंट होगा, सेडिमेंट लोड का ट्रांसफर बीच के साथ पैरेलल होगा, ठीक है। तो इससे ही बोला ये जो मतलब ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये इसका रिजल्टेंट है, मतलब श्वास एंड बेक श्वास का रिजल्टेंट यही है। तो ये नेट ट्रांसपोर्ट होगा इस तरफ, तो उससे बोला जाता है बीच ड्रिफ्ट, ठीक है। बीच ड्रिफ्ट को और लॉन्ग शोर ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट भी बोला जाता है, जो कि पैरेलल टू द बीच होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये भी ओशनोग्राफी में है। हम एक एक करके जब मतलब ओशनोग्राफी के क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर जियोस्ट्रोपिक फ्लो इज डेस, ठीक है। पहले तो आप ये समझो जियोस्ट्रोपिक फ्लो क्या है। जियोस्ट्रोपिक फ्लो इज द बैलेंस बिटवीन कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। आपको कोरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो आपको पता होना चाहिए। तो उन दोनों के बैलेंस की वजह से जो फ्लो होता है उसे जियोस्ट्रोपिक फ्लो बोला जाता है। एंड द सुपर जियोस्ट्रोपिक फ्लो इज सेम, मतलब सुपर जियोस्ट्रोपिक फ्लो भी जियोस्ट्रोपिक फ्लो की तरह होता है, पर उसमें क्या होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ विंड होता है वो ज़्यादा होता है। जियोस्ट्रोपिक फ्लो में जितना वेलोसिटी होता है उससे ज़्यादा सुपर जियोस्ट्रोपिक फ्लो में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो जहाँ पे लेट सपोज मतलब इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, एंटी साइक्लोनिक फ्लो एक एग्जांपल है सुपर जियोस्ट्रोपिक फ्लो में। इसे ये क्यों होता है, जैसे कि आपको पता है कि जो जियोस्ट्रोपिक फ्लो मतलब जहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लो प्रेशर है मतलब विंड का यहाँ पे क्या कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट विंड होगा, तो विंड फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। और उसके अपर एटमॉस्फेयर में यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे विंड का फ्लो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मतलब ये जो रीजन है यहाँ पे हमें एंटी साइक्लोनिक फ्लो देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पे लो प्रेशर होगा वो साइक्लोनिक फॉर्म दिखाएगा और ऊपर हमें एंटी साइक्लोनिक फ्लो देखने को मिलेगा। और यही एग्जांपल, ये जो ऊपर वाला फ्लो है, ऊपर एटमॉस्फेरिक फ्लो यही है, यही सुपर जियोस्ट्रोपिक फ्लो का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी विंड मोमेंट वो दोनों मतलब कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से हो रहा है, पर यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा सरफेस के कंपैरिजन में, क्योंकि सरफेस में फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और ये जो एंटी साइक्लोनिक फ्लो है, ये जो लेवल है, ये जेट स्ट्रीम का हाइट है, ठीक है। मतलब जेट स्ट्रीम भी एक एंटी साइक्लोनिक फ्लो और जियोस्ट्रोपिक फ्लो हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तीनों जो ऑप्शन है, टोर्नाडो हो गया, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, गेल विंड हो गया, इसमें क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स का कोई इफेक्ट ही नहीं है। वो बस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से फ्लो होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एंटी साइक्लोनिक फ्लो। देन क्या दे हम, low pressure system that form over the northern Indian Ocean during the Indian southwest monsoon season
डू नॉट ग्रो टू ए ट्रॉपिकल साइक्लोन कैटेगरी सिंस डेज। मतलब वो बोल रहा है कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून के टाइम क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन इतना नहीं होता है। लेट्स सपोज लाइक हमारा जो जून से सितंबर तक हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब जून से सितंबर तक मानसून रहता है, जो नॉर्मल मानसून और समर मानसून हम बोलते हैं वो रहता है। जून के सितंबर के बीच में ज़्यादा साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है। पर जब अक्टूबर आ जाता है तभी आपको पता है उड़ीसा के कोस्ट में कितने साइक्लोन होता है। रिसेंटली एक साइक्लोन गया, उसका नाम दाना था। आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि उड़ीसा में क्या होता है कि हमारा अक्टूबर महीने में ज़्यादातर साइक्लोन देखने को मिलते हैं, जून से सितंबर देखने को नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है? एक मतलब फेनोमेना आता है वर्टिकल विंड शीयर। ठीक है, वर्टिकल विंड शीयर मैंने बताया था पिछले कोई एक वीडियो में। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वर्टिकल विंड शीयर के वजह मतलब पहले मैं आंसर बता देता हूँ। इसका रीजन क्या है? देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग वर्टिकल शीयर ऑफ हॉरिजॉन्टल विंड। मतलब वर्टिकल विंड शीयर क्या बोलता है? जैसे कि विंड फ्लो ऐसे हो रहा है, ठीक है, विंड फ्लो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे विंड फ्लो हो रहा है। तो आगे वाला जो विंड मतलब फ्लो हो रहा है वो विंड फ्लो के बाद जब मतलब यहाँ पे वैक्यूम स्पेस क्रिएट होगा, वो वैक्यूम स्पेस मतलब जो ऊपर वाला ये नीचे वाला विंड है, ये ऊपर वाला विंड है। ठीक है, तो ऊपर वाले जो विंड फ्लो हो रहा है उसमें क्या है, स्पीड मतलब ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो जैसे यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, ये जो ये दोनों जो सेम लेवल में है, ये ऊपर वाला जो विंड है वो आगे निकल जाएगा, ये वहाँ पे रह जाएगा। तो इस जगह पे एक वैक्यूम स्पेस स्पेस क्रिएट हो जाएगा। उसको फिलअप करने के लिए ये जो नीचे वाला विंड ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे चला जाएगा। इसमें क्या होता है, इसके इसे बोला जाता है वर्टिकल विंड शीयर। ठीक है, तो ये मानसून के टाइम ये फेनोमेना ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके वजह से क्या होता है कि एक साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। साइक्लोन मतलब अगर वर्टिकल विंड शीयर नहीं होगा तो यहीं पे ही उसका मतलब रोटेशन होके वो ऊपर नहीं जाएगा, एक साइक्लोन क्रिएट करेगा। ठीक है, पहले एक लो प्रेशर रीजन में डिप्रेशन क्रिएट करेगा, देन वो जो डिप्रेशन है वो लो प्रेशर डिप्रेशन में कन्वर्ट होगा, फिर डिप्रेशन साइक्लोन में कन्वर्ट होगा, फिर जो साइक्लोन है सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट होगा, देन वेरी सीवियर सुपर साइक्लोन, उसका नोमेनक्लेचर उसी हिसाब से है। ठीक है, तो वो जो वर्टिकल विंड शेयर है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है साइक्लोन क्रिएट होने के चांसेस के वजह से। ठीक है, सो मानसून के टाइम हमारे वर्टिकल विंड शेयर ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसी टाइम हमारा साइक्लोन फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड मार्स आर टू बी इंटरचेंज इन द सोलर सिस्टम द कंपेयर टू देयर प्रेजेंट वेलोसिटीज, क्या क्या ऑप्शन दिया है देखो। बोथ विल बी ऑर्बिट अराउंड द सन विदाउट एनी चेंज इन देयर वेलोसिटीज, both will orbit around the sun with lower velocities, earth orbit around the sun with a higher velocity while Mars orbit with a lower velocity, earth orbit around the sun with a lower velocity while Mars orbit around with a higher velocity। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको एक लॉजिक लगाना है कि अगर मार्स मतलब अर्थ और मास, ठीक है, जो अर्थ मास है वो सन से ज़्यादा दूर है और जो अर्थ है वो पास में है। अगर दोनों का पोजीशन इंटरचेंज हो गया, सन से ज़्यादा दूर जो होगा वो स्लो रोटेशन करेगा क्योंकि उसका रोटेशनल पाथ ज़्यादा हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल जो इफेक्ट होता है सन का वो भी कम हो जाएगा, इसलिए वो उसका स्पीड कम हो जाएगा। और सन से जो ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा स्पीड में सन को रिवोल्यूट करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, देन कहते हैं व्हिच फाइटोप्लैंक्टन ग्रुप इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग टर्म्स, कोरल, रेड टाइड, पैरालिटिक, सेलफिश पॉइजनिंग एंड जूज एंथेले। ठीक है, ये इसका आंसर है डायनोफ्लैजेलेट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये जो डायनोफ्लैजेलेट है ये इन जो टर्म के साथ एसोसिएटेड, कोरल हो गया, रेड टाइड हो गया, पैरालिटिक, सेलफिश हो गया। ये रेड टाइड वन टाइप ऑफ पॉइजन होता है फिश के लिए। ठीक है,
ये सब डायनोफ्लैजेलेट की वजह से है। डायनोफ्लैजेलेट क्या कर जो मतलब डायनोफ्लैजेलेट जब कोरल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है तो उसे जूज एंथेले बोला जाता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, और ये बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। और आपको ट्रूजिलो में इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। थोड़ा बहुत ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो जो अगले जो 2023 दिसंबर का क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, उसके पिछले वाले में ये जून का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वहाँ पे भी डायनोफ्लैजेलेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया। मतलब अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे एग्जाम देने तो तुम्हें बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि ऐसे ही रिलेट करके क्वेश्चन आ जाएगा उसी रिलेटेड डायनोफ्लैजेलेट के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आप अभी मतलब पढ़ोगे, तो इसी हिसाब से नेक्स्ट दो डायनोफ्लैजेलेट या सिलिकोफ्लैजेलेट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो सिलेबस होता है नेट का वो बहुत भास्ट होता है, तुम सिलेबस देख के एक एक करके वैसे नहीं पढ़ सकते, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना होगा। कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, वो थोड़ा आपको एनालाइज करके एग्जाम देने जाना होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। Which one of the following is not a local or temporary base level of erosion for the trunk or present stream, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि जो बेस लेवल क्या होता है। बेस लेवल मतलब लेट सपोज लाइक सारे जो हमारे रिवर है, रिवर कहाँ जाके मिलते हैं, समंदर में मिलते हैं। तो समंदर का जो सी लेवल होता है वो क्या होता है, सी लेवल हमारा बेस लेवल है, ठीक है। सी लेवल के नीचे इरोड नहीं हो सकता है, सी लेवल के नीचे डिपोजिशन होगा और सी लेवल के ऊपर इरोजन होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेस लेवल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब जहाँ जिस लेवल के नीचे और इरोजन रिवर इरोड नहीं कर सकता है उसे ही बोला जाता है बेस लेवल, ठीक है। तो इस केस में देख सकते हो जैसे कि सील और डाइक और सील हो गया, ये एक मतलब लोकल बेस लेवल की तरफ काम काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई स्ट्रीम डाइक और सील को मतलब एक्सपीरियंस करता है तो क्या करता है कि उसके अपस्ट्रीम डायरेक्शन में वो डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके मतलब डाउन स्ट्रीम में और इरोजन नहीं हो सकता, ठीक है। जो लेक है वो भी एक लोकल मतलब बेस लेवल की तरफ काम कर सकता है, क्योंकि जो रिवर जाके लेक में मिलता है वो ही उसका लोएस्ट पॉइंट है, उसके नीचे वो इरोड नहीं कर सकता है। वहाँ पे लेक में क्या होता है वो डिपोजिट करता है। डैम हो गया, डैम एक मतलब फिजिकल बैरियर हम एक नदी में बना देते हैं, तो आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, जो नदी का पानी वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं वो नदी क्या करेगा, वहाँ पे डिपोजिट करेगा। तो वो भी वन टाइप ऑफ उसके नीचे हम इरोड नहीं कर सकता है, क्योंकि पानी तो हम बंद करके रख लिए। तो ये भी एक लोकल बेस लेवल हो सकता है। पर जो ट्रिब्यूटरीज है वो पूरा उल्टा है, वो क्या करता है, ट्रिब्यूटरीज कंट्रीब्यूट टू द फ्लो एंड सेडिमेंट लोड ऑफ पेरेंट स्ट्रीम, मतलब वो पेरेंट स्ट्रीम को सेडिमेंट प्रोवाइड करता है उल्टा, और जो मतलब पेरेंट स्ट्रीम को वो फीड करता है, ठीक है। तो वो एक लोकल बेस लेवल की तरफ काम नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो गया ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोरलैंड बेसिन इज एसोसिएटेड विथ हिमालय, क्योंकि फोरलैंड बेसिन कैसे मतलब फॉर्म होता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन के वजह से जो माउंटेन बिल्डिंग क्रिएट होता है, थिक माउंटेन क्रोस्टल थिकनिंग जहाँ पे होता है, वहाँ पे क्या होता है कि माउंटेन के पैरेलल एक मतलब बेसिन फोरलैंड बेसिन क्रिएट होता है, क्योंकि जो प्रेशर जो एग्जर्ट होता है, प्रेशर के वजह से जो फोल्ड माउंटेन के प्रेशर के वजह से जो मतलब वो फोरलैंड बेसिन क्रिएट होता है, इसलिए इसका एग्जांपल है हिमालय। बाकी जो है अफ्रीकन रिफ्ट हो गया, हवाई हो गया, मिड अटलांटिक, ये सब मेडोसिन क्रीज का एक एक एग्जांपल है, जो कि इतना मतलब फ्लेक्सर फोल्ड वाला माउंटेन क्रिएट नहीं हो सकता है इन तीनों की वजह से। इसलिए आपको याद रखना है जो फोरलैंड बेसिन है वो जहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कोलिजन होता है वहाँ पे फोरलैंड बेसिन देखने को मिलता है। सो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन कहाँ पे हुआ है, हिमालय पे हुआ है। हिमालयन क्यों फॉर्म हुआ है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन की वजह से फॉर्म हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो गया हिमालय, ठीक है। देन कह दिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट हैज द लार्जेस्ट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। ओशन करंट के बारे में हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सी एस एन नेट के रेस्पेक्ट में। ओशनोग्राफी में ओशनिक करंट से
मिनिमम 4 से 6 मार्क क्वेश्चन आता ही आता है। लाइक यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, पार्ट सी में एक क्वेश्चन होगा ही होगा। तो ये जो टॉपिक है वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटलांटिक सर्कमपोलर करंट। एटलांटिक सर्कमपोलर करंट एक होता है जिसे सर्कमपोलर मतलब अटलांटिक, वो जो पूरा ग्लोब को कवर करता है। वो क्यों, मतलब द लार्जेस्ट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम में सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाटर वो कैरी करता है। कौन? अटलांटिक सर्कमपोलर करंट। क्यों? पहला तो ये कोई भी मतलब लैंड मास से कनेक्टेड नहीं है। जैसे हमारा अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया। पैसिफिक ओशन में जो जो करंट हो गया वो क्या है, कहीं ना कहीं कहीं पे कोई कॉन्टिनेंट में जाके कोलाइड होके अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, या कोई मतलब कॉन्टिनेंट के साथ एसोसिएट होके रहते हैं, ठीक है। पर जो अटलांटिक सर्कमपोलर करंट है वो किसी भी कॉन्टिनेंट के संस्पर्श पे नहीं आता है। और ये एक रीजन हो गया। दूसरा एक रीजन हो गया कि ये तीनों जो वाट हमारा ओशन है, लाइक अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, इन तीनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। इन तीनों को कनेक्ट करके चलता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कौन दिखाता है? अटलांटिक सर्कमपोलर करंट, ठीक है। देन क्या है? अंडर इनवेरिएंट मॉइस्चर कंडीशन द मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन इंडिया इज डेज। पहले तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है आपको यह जानना होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब सेचुरेशन से हम कितना दूर है। लाइक एक वेसल है, यहाँ पे 100 ग्राम मॉइस्चर रह सकता है, ठीक है। कितना है, पर है कितना? है अभी 50 ग्राम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसका जो रिलेटिव, ये जो वेसल है इसका कैपेसिटी है 100 ग्राम, पर अभी है 50 ग्राम, तो उसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया 50%, ठीक है। मतलब सेचुरेशन से कितना दूर है वही हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पे क्या है? इनवेरिएंट मॉइस्चर कंडीशन क्या है, मतलब मॉइस्चर कंडीशन फिक्स है, तो किस टाइम में हमें ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर जैसे कि हमें पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है एक वेसल का, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी घट जाएगा, पर मॉइस्चर तो कांस्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्या होगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी पाने के लिए हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा, क्योंकि मॉइस्चर तो कांस्टेंट है। तो बाकी रहा टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम डिक्रीज करना होगा। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे मिलेगा सबसे ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, एट द नून, नून में या मिडनाइट में, जस्ट बिफोर सनराइज या जस्ट आफ्टर सनसेट। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जो कोल्डेस्ट टाइम होता है वो जस्ट बिफोर सनराइज होता है। सनराइज से जस्ट बिफोर सबसे ठंडा टाइम होता है, मतलब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कम उस टाइम पे होता है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका हो गया जस्ट बिफोर द सनराइज, ठीक है। देन क्या दे arrange from the older to younger geological age, which one of the following correct sequence of this continental breakup episode? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि पहले हो गया ऊर देन ऊर, कोलंबिया, रोडिनिया, पांजिया। ये जो सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले ऊर आया था, देन कोलंबिया, देन रोडिनिया, देन पांजिया, ठीक है। देन ये कह दिया, द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द लीस्ट एट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। अर्थ मैग्नेटिक, पहले तो इंक्लिनेशन एंड डिक्लिनेशन क्या है आपको याद जानना होगा। लाइक जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। लाइक ये उसका एक्सिस है, ये पोलर रीजन है, ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये पोलर रीजन है, ठीक है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबसे कम कहाँ पे होता है? वो सबसे जो इंक्लिनेशन होता है, इंक्लिनेशन मतलब ये एक मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नीडल नीडल है, और ऐसे करके ये मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड यहाँ पे होता है। पोल में मैग्नेटिक इंक्लिनेशन 90 डिग्री होता है, और इक्वेटर में मैग्नेटिक इंक्लिनेशन इक्वेटर से पैरेलल होता है, तो 0 डिग्री हो गया। तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन इंक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल।
तो इक्वेटर के सबसे पास जो जो भी लोकेशन हमें मिलेगा उसका मैग्नेटिक इंक्लिनेशन सबसे कम होगा। तो यही पूछा गया है लीस्ट मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए कि ये लोकेशन किधर किधर है, ठीक है। जैसे कि त्रिवेंद्रम हमें केरला में मिलेगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, शिलोंग हमें नॉर्थ ईस्ट के साइड में मिलेगा, किसका एक कैपिटल है। देन मुंबई तो आपको पता है सबसे नीचे, मतलब इक्वेटर के सबसे पास होगा त्रिवेंद्रम। केरला में जो त्रिवेंद्रम है वो इक्वेटर के सबसे पास है इन कंपैरिजन टू द बाकी 3 लोकेशन, ठीक है। तो इसलिए इसका मैग्नेटिक इंक्लिनेशन सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रेसिडेंस टाइम ऑफ वाटर एट ग्लोबल लेवल। ये आपको याद रखना है कि रेसिडेंस टाइम का सीक्वेंस क्या क्या है। जैसे कि ऑप्शन वन में दिया है एटमॉस्फेयर का रेसिडेंस टाइम ज़्यादा है, रिवर्स है, ये गलत हो गया क्योंकि एटमॉस्फेयर का सबसे कम है। देन ओशन में कम है एटमॉस्फेयर से, ये भी गलत हो गया। ये भी गलत है गया, ये वाला सही है। जो ओशन का जो रेसिडेंस टाइम है वो सबसे ज़्यादा है ग्राउंड वाटर से, ठीक है। हाँ, आपको इसका एक सीक्वेंस है मेरे पास, तो आपको अगर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी दिखाया नहीं वो जो सीक्वेंस, अभी लिखा नहीं, तो ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि जैसे कि मतलब वाटर का जो रेसिडेंस टाइम कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, लाइक ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा है, देन ओशन, देन ग्राउंड वाटर, देन सॉइल मॉइस्चर, ऐसे करके एक सीक्वेंस है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। देन कहते हैं द मून हैज द स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस ऑन टाइड देन सन बिकॉज द ग्रेविटेशनल the gradient of gravitational pull by the moon at the earth is larger than that of the sun। हालांकि सन का मास ज्यादा है मून से, पर जो ग्रेविटेशनल द ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो टाइडल फोर्स का क्या फॉर्मूला है? m1 m2 बाय आर क्यू। मतलब जो लाइक एम बाय आर क्यू हम बोल सकते हैं, ठीक है। मास के ऊपर जितना डिपेंड नहीं करता है, रेडियस के ऊपर, जो डिस्टेंस के ऊपर उसका क्यूब के हिसाब में डिपेंड करता है। मतलब हालांकि जो सन का मास है वो ज्यादा है, मून का मास कम है, पर सन जो है अर्थ से बहुत दूर है, मून जो है हमारे अर्थ से पास है। तो जो मून का टाइडल इन्फ्लुएंस, मून का जो ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेडियंट मतलब क्या है? डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल पुल का डिफरेंसेस को ग्रेडियंट बोला जाता है, ठीक है। तो द ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल बाय मून एट अर्थ इज ग्रेटर देन द सन। इसलिए क्या होता है, जब मून का टाइडल इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है अर्थ के ऊपर सन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये थोड़ा आपको याद रखना है। देन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओलिगोट्रोपिक, द ओलिगोट्रोपिक रीजन हैव हायर न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन। ओलिगोट्रोपिक जो लो न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द ओलिगोट्रोपिक रीजन हैव लो न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये भी आप बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे। ओलिगोट्रोपी का क्या क्या मतलब कंडीशन है। ओलिगोट्रोपिक मतलब जहाँ पे न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन सबसे कम मिलता है, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होगा। हालांकि यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा हो सकता है, सनलाइट, खाली सनलाइट से हमें प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगा, वहाँ पे सनलाइट होना चाहिए और न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन कम है, सनलाइट होगा तो भी प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे रीजन को हमें ओलिगोट्रोपिक रीजन बोला जाता है, ठीक है। देन कहते हैं इफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर डिक्रीजेस एट ए रेट ऑफ 11 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर विथ हाइट, ए सेचुरेटेड एयर पार्सल वुड बी डैश। पहले तो आपको सेचुरेटेड एयर पार्सल का जो रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजमेंट वो जानना होगा, जो कि है 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। मतलब एक एयर पार्सल है, उसका एक सराउंडिंग है, ठीक है। एक अपर लेवल में ये एयर पार्सल, ये सराउंडिंग, ठीक है। ये एयर पार्सल, ये सराउंडिंग, ये हाइट का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये मतलब सरफेस में है, ये थोड़ा हाइट, ये थोड़ा हाइट में, ठीक है। तो एयर पार्सल में क्या हो रहा है, जो एयर प्रेशर में सेचुरेटेड, ये एयर प्रेशर सेचुरेटेड है। एयर प्रेशर में लेट सपोज सरफेस में दोनों में कितना हुआ था? दोनों में 40 डिग्री है, ठीक है। ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, ठीक है।
जो एयर पार्शल सेचुरेटेड एयर पार्शल 6 डिग्री कम हो गया पर किलोमीटर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 34 डिग्री हो जाएगा। बट जो एनवायरमेंट है वो कितना कम हो रहा है, 11 डिग्री, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29 हो गया। वैसे यहाँ पे ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस लेवल में, सरफेस को छोड़ के इस लेवल में जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वो मतलब कम है, और जो एयर पार्शल का टेम्परेचर ज़्यादा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, एयर पार्शल का टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर एयर पार्शल का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या है, वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म करेगा, क्योंकि उसका डेंसिटी कम हो गया है, वो ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा। तो इस केस में क्या है, वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब एयर पार्सल कहाँ पे स्टेबल होगा, कहाँ पे अनस्टेबल होगा, कहाँ पे न्यूट्रल रहेगा, कंडीशनल स्टेबिलिटी का क्या मतलब कंडीशन है, ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होगा। अगर मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसके जब ओशनोग्राफी का क्लास करेंगे, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे जो स्टेबल अनस्टेबल का क्या मतलब कंडीशन रहता है, ठीक है। देन क्या दिया है, द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज नाइट्रोजन। सिंपल, ये क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि स्ट्रेटोस्फीयर माइंड में आता है, हम ओजोन ओजोन समझेंगे, ओजोन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ओजोन का परसेंटेज, जो ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है बाकी सब के रेस्पेक्ट में स्ट्रेटोस्फीयर में ज़्यादा है। क्यों? पर स्ट्रेटोस्फीयर भी हमारे एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है, और एटमॉस्फेयर में हमारा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, देन ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देन कहते हैं द आइलैंड आर्क एंड द बेक आर्क बेसिन आर लोकेटेड ऑन द ओवरहीटिंग प्लेट। सिंपल जियो टेक्टोनिक का जो कॉन्सेप्ट आपको आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे कि हमारा आइलैंड आर्क कैसे फॉर्म होता है, बेक आर्क बेसिन कैसे फॉर्म होता है, और वो हमें ओवरहीटिंग प्लेट में देखने को मिलता है, ठीक है। देन कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम टू द ग्रेविटी। तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी को कौन कंट्रीब्यूट करेगा, सबसे ज्यादा मास जहाँ पे होगा। क्रस्ट तो छोड़ दो, क्रस्ट का मास जो है सबसे कम है, तो ये नहीं होगा। इनर कर और आउटर कर भी नहीं होगा, हालांकि इनर कर एंड आउटर कर का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मांटल से भी ज्यादा है, पर मांटल जो है वो क्या करता है, हमारा 84% ऑफ द वॉल्यूम वो कंटेन करता है। मतलब अर्थ का 84%, अगर 84% वॉल्यूम अगर किसके पास होगा, तो ऑब्वियस सी बात, उसका जो मास है सबसे ज्यादा होगा। अगर हम आउटर कोर और इनर कोर को कंबाइंड लेते हैं तो ये सबसे ज्यादा मास प्रोवाइड करेगा, पर इस मतलब ऑप्शन में अलग अलग दिया है, आउटर कोर अलग अलग दिया है और इनर कोर अलग दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेंटल। सबसे ज्यादा मास जिसके पास, वही सबसे ज्यादा ग्रेविटी में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। देन क्या है, द इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू इज द मेजर ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशन एस्पेक्ट्स ऑफ ए रिमोट सेंसिंग इमेज। सिंपल ये हो जाएगा स्पेशियल, जो हम फोटो खींचते हैं, ठीक है। मोबाइल में फोटो खींचो या डीएसएलआर कैमरा में खींचो, हमारा एक मतलब फोकल लेंथ होता है, एक इंस्टेंटेनियस व्यू होता है। अगर हम फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो जो इंस्टेंटेनियस व्यू कम हो जाएगा और वो जूम हो जाएगा। तो वो जो फेनोमेनन सब देखने को मिलता है, लाइक ये हमारा फोकल लेंथ यहाँ पे है, अगर फोकल लेंथ हम बढ़ा लेंगे, ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, तो उसका जो फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम हो जाएगा। ये सब स्पेशल रिजोल्यूशन में देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पे हम मतलब नॉर्मल जो मान लो कि हम फोटो खींच रहे, वही सब चीज़ों में देखने को मिलता है। बाकी जो हो गया स्पेक्ट्रल हो गया, रेडियोमेट्रिक हो गया, टेम्पोरल हो गया। स्पेक्ट्रल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रम का यूज़ करते हैं। रेडियोमेट्रिक में भी वही होता है। टेम्पोरल में हम टेम्परेचर के बेसिस में इमेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये तीनों में नहीं होगा। तो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू है जो स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ रिलेटेड है, ठीक है। देन ये आपका हो गया 25 क्वेश्चन, इधर तक हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में फ्रीली बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।